and welcome to my channel once again, and today we are going to start a new chapter of class 8th and that is Indian Constitution and the Rule of Law. So आज हम अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड इस चैप्टर में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और एक स्पेशल काइंड ऑफ अ लॉ जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं इस डिस्कस करने को, तो क्या क्या है वो देखते हैं हम. हाउ डज इट इवॉल्व, कि ये जो है आपका इवॉल्व कैसे हुआ. ठीक है. सेकंड है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी. ठीक है. उसके बाद देखेंगे हम इट्स साइलेंट फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे साइलेंट फीचर्स क्या हैं. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. और रूल ऑफ लॉ भी हम इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है इन टॉपिक्स में, बट रूल ऑफ लॉ हम अलग से पढ़ेंगे. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह से डिफरेंट है ये भी हम इसमें साथ में पढ़ेंगे. ये सारे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. फर्स्ट इज हाउ डज इट इवॉल्व्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इवॉल्व कैसे हुआ. Our beloved nation, India, is Bharat, got independence from British imperialism after a long drawn-out struggle for independence that continue for about 2 centuries. हमारा जो beloved nation है, हमारा जो beloved country है, भारत जिसे हम कहते हैं, इंडिपेंडेंस हुआ ब्रिटिश के imperialism से, यानी कि ब्रिटिश के रूल से, ब्रिटिश की कब्जे से जो है आज़ाद हुआ बहुत सालों के बाद. आउट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब बहुत सालों तक इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया हमारी कंट्री ने, और उस बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जो है हमारी कंट्री जो थी, हमारा देश जो है ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ. ठीक है. दैट कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 centuries, और करीब करीब ये जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था ये हमारा 2 centuries तक चला. यानी कि करीब करीब अगर जैसे हम बोलते हैं जो 1 century में कितने ईयर्स होते हैं. ठीक है. आई होप यू आर इन 8th क्लास, तो आपको पता होगा कि 1 century में जो है कितने ईयर्स होते हैं. ओके. 1 century इंक्लूडेड अप्रॉक्स 100 ईयर्स. अप्रॉक्स ही मीन्स टोटल 100 ईयर्स होते हैं 1 century में, तो 2 centuries यानी कि आपके हो गए 200 ईयर्स. ठीक है. यानी करीब 200 साल तक जो है अंग्रेज़ों ने राज, तो शायद करीब आप मान लो अगर 300 साल राज किया अंग्रेज़ों ने, 200 साल से उन्होंने प्रॉपर इंडिया को अपने कब्जे में जिसे कहते हैं वो कर लिया. 200 साल तक उन्होंने प्रॉपर राज किया. ठीक है. और जो वो स्टार्टिंग के जो 100 ईयर्स थे वो उनको ट्रेड करने में और इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, इंडियन सरकार को बेवकूफ़ बनाने में, हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब बहुत लंबा समय लिया इन्होंने. धीरे धीरे करीब 100 साल पूरे इन्होंने लिए टोटल तरीके से कब्जा करने में. ठीक है. इंडिया पे टोटल तरीके से कब्जा करने में. और करीब 150 ईयर्स के बाद हमारे इंडियन लोगों को समझ आया कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारा कोई भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पे रूल कर रहे हैं. ठीक है. करीब 150 ईयर्स के बाद इनको समझ आया कि ये हम पे रूल कर रहे हैं, और आने वाले आगे 100 साल या 150 अराउंड ईयर्स रख लो. ठीक है. 100 नहीं तो 120 ईयर्स अराउंड रख लीजिए. ठीक है. 100 या 120 ईयर्स तक जो है हमारा फ्रीडम फॉर स्ट्रगल जो है, फ्रीडम के लिए यानी कि आज़ादी के लिए जो हमारी चीज़ें थी, मतलब आज़ादी के लिए जो हमारा स्ट्रगल था वो करीब चलता रहा 100-150 सालों तक. हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे. ठीक है. ये है सारी चीज़ें. तो इसलिए दैट्स वाई इट इंक्लूडेड हेयर कि करीब 200 साल तक जो है इंडिपेंडेंस के लिए इंडियंस ने हमारे इंडिया में जो है 200 साल तक करीब इंडिपेंडेंस के लिए जो है स्ट्रगल जो है वो हमारा चलता रहा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड इन फैक्ट गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे, कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी हमारी जिन्होंने इंस्पायर किया, गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उनको इंस्पायर किया, उनको गाइड किया. कुछ हमारे हिंदुस्तानियों की कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे, उनकी वजह से फॉर्म्ड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ डेमोक्रेसी, और उनके वजह से ही इंडिया ने अपनी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रखना स्टार्ट कर दिया था आज़ादी के साथ साथ. इधर आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे और इधर दे वांट कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सरकार आए, रिपब्लिक सरकार आए, जिससे कि हम सब जो है एक खुली सांस में जिएं,
फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो जैसे आप लोग अभी 9th में आगे आप जाओगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वगैरह जो कुछ चैप्टर्स हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें अगेन आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना अपने देश के लिए, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है Now, these ideals and principle are incorporated in the preamble to the Constitution. So, ये जो आइडिया और प्रिंसिपल्स हैं, कौन से ऐसे आइडियाज़ थे, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनसे हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे उन्होंने आज़ादी के फाउंडेशन रखी, डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी। तो वो प्रिंसिपल्स जो हैं, हमारी जो प्रीएम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है उस पर कुछ प्रीएम्बल्स लिखे हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। जो हमारा प्रीएम्बल जो बना है उसका, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके फर्स्ट पेज पे प्रीएम्बल लिखे हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह लिखे हुए हैं, आइडियाज़ या प्रिंसिपल लिखे हैं। वही ऐसे आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स थे जिनकी वजह से आज़ादी की फाउंडेशन रखी गई, डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी गई, ठीक है। सो इनकॉर्पोरेट इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे प्रीएम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें जो है वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज इट इवॉल्व। सो ये सेम है, टॉपिक सेम है, बस और कुछ आगे उसके पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से और आगे ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ और क्या पॉइंट्स है इसमें। Now, during freedom struggle, the Indian National Congress in 1934, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली जो पार्टी थी हमारी, 1934 के दौरान मेड अ डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उन्होंने डिमांड करी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ओके। During the Second World War, this assertion for an independence constituent assembly gained momentum. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रस्ताव रखा इंडियन लीडर्स ने और स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में, उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था और यहाँ से हमारी इंडिया के जो जवान थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है झोंक दिया था। वो जाना नहीं चाहते थे, ना ही इंडिया लड़ना चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे पूरी तरीके से इंडिया पर 34 तक और उसके आगे भी, तो इसलिए ज़बरदस्ती जो हमारे इंडिया के जो कुछ जो ब्रिटिश आर्मी थी, इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी, इंडिया की तो कोई आर्मी थी नहीं, इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी, उनको ज़बरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंका जा रहा था, भेजा जा रहा था ज़बरदस्ती, ठीक है। सो उसी दौरान जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मोमेंटम जब रखा गया, प्रस्ताव जब रखा गया, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पर बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलराइज बहुत हुआ ये, ठीक है। असेंबली गेन मोमेंटम बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि इस दौरान में ये रखा गया था। फाइनली द कैबिनेट मिशन 1946 सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट envisaged the establishment of constituent assembly formed of only Indians to draft a constitution for free India. So क्या हुआ, फाइनली जो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में, मतलब 34 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात रखी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और 34 से होते होते इतना टाइम बीत गया, 34 से 44 मतलब एक साल से भी जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद 46 में जाके कहीं पर जो है कैबिनेट, ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन के, ब्रिटिश के जो कैबिनेट मिशन थे उन्होंने इस बात को माना, सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा, ठीक है, एंड सर्विस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने कहा ठीक है जाओ इंडिया में जाकर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, निर्माण करने के लिए उन लोगों को बोल दो, किन लोगों को, इंडियंस को बोल दो, इंडियन लीडर्स को जो है बोल दो, एंड फॉर्म्ड ऑफ ओनली इंडियंस, जो कि ओनली इंडियंस होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सिर्फ इंडियंस होंगे, टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। और वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे यानी कि आपका संविधान बनाएंगे फ्री इंडिया के लिए, फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो लोग, ठीक है। सो ये एक साल के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने ये जो है वहाँ पर कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा, मतलब एक साल के बाद उनको ये होश आया कि हाँ भाई ठीक है भेज दो, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान हमारे कब्जे में अब नहीं, वहाँ के लोग जो है हमारे कब्जे में, हमारे बस में अब नहीं आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेट ऑफ रिटन रूल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का एक रूल्स का सेट है, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में रहने वाले सारी, लिविंग टुगेदर इन द कंट्री, ऑल द पीपल, इंडिया में रहने वाले सारे पीपल इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रॉपरली इसको एक्सेप्ट करने के लिए
एग्री हो गए हैं, ठीक है। तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लिखे हुए हैं, जो भी रूल्स है, जो भी लॉज हैं, वो सारे रूल्स और लॉ जो है वो हम लोगों ने जो है वो रूल्स एंड लॉ एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। एंड वी आर ऑल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री, और हम सभी जो है इस देश में साथ में मिलके रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा लॉ माना जाता है, दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द सिटीजन्स एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है जो रिलेशनशिप बनाता है सिटीजन्स के बीच में, यानी कि सिटीजन्स आपस में अपने रिलेशंस बनाते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है मिलके अपना रिलेशंस बनाते हैं, साथ में मतलब रहते हैं। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में भी आपस में जो है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में भी आपस में रिलेशंस जो है अच्छे बनते हैं अगर किसी कंट्री में अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कि जहाँ पर जो लीडर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी अनाप शनाप रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज जो है वो बना रहा है। रूल्स रेगुलेशंस हमारी कंट्री में नहीं है, एक्सेप्टेबल है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो एक रिलेशन बनाते हैं इंडिया और साथ में गवर्नमेंट के बीच में आपस में एक रिलेशन कायम करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल यानी कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एस्पिरेशन है कि एस्पायर करता है, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं ये एस्पायर करते हैं लोगों को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, कि इंडियन सिटीजन जो है एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकें। लेकिन हमारे इंडियंस लोगों में अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने का कोई भी ऐसा मेन एम या ऐसा कोई भी मोटिव हमारे इंडियन लोगों में है ही नहीं। किसी भी तरीके का कोई मोटिव नहीं है कि हम सब मिलके जो है एक अच्छी क्रिएटिव सोसाइटी एक जो है हम बनाएं। इस तरीके का कोई भी जो है कोई एम ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। नाउ इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट अमंग द सिटीजन्स टू लिव टुगेदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये क्रिएट करता है, जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं टू लिव टुगेदर जो साथ में रहते हैं, तो उनका आपस में ये ट्रस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमें ये चीज़ कही है तो ये सही होगा, ठीक है। द सिटीजन्स टू लिव टुगेदर, ट्रस्ट अमंग द सिटीजन्स टू लिव टुगेदर। सिटीजन्स को ये बोला गया है कि भाई आपको साथ में मिलके टुगेदरनेस में रहना है, लेकिन जो है एक्चुअली में टुगेदरनेस में लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि टुगेदरनेस में रहना है, लेकिन टुगेदरनेस में रहना आता नहीं है एक्चुअली में किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट स्पेसिफाइज हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये भी स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से चलाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट चल रही है या नहीं चल रही है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी स्पेसिफाई करता है ये। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कौन सी पावर है और वो कौन सा डिसीजन ले सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी डिसाइडेड करके बताता है, या कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि अगर जो अलग अलग हमारे 3 लेवल्स हैं डिपार्टमेंट के, तो इनके पास कितनी पावर है। जो अलग अलग गवर्नमेंट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर की अलग पावर है, हमारी प्रेसिडेंट की अलग पावर्स हैं, पार्लियामेंट की कुछ अलग पावर्स हैं, और आपके जो कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, उन तीनों ऑर्गन्स की अलग अलग पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर है, स्टेट की अलग है, लोकल जो गवर्नमेंट है उनकी पावर्स अलग है, ठीक है। तो सबकी पावर्स जो हैं अलग अलग है। सो कौन किसके लिए डिसीजन लेता है ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही पता लग पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वर्क्स एज द सोर्सेज ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड लिमिट्स ऑन इट। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए भी थी, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए भी थी, इट वर्क एज द सोर्स ऑफ पावर। पावर का सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सभी ये कह सकते हैं सभी गवर्नमेंट की पावर्स जो हैं वो किस में दी हुई हैं, पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में
डिफाइन करी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं कि गवर्नमेंट की यहाँ पर इतनी पावर है, यहाँ पे इतनी पावर है, ठीक है। तो सारी गवर्नमेंट की पावर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं कि यहाँ इतनी पावर्स होंगी, यहाँ इतनी पावर्स होंगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट ऑन इट भी किया है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड किया है कि गवर्नमेंट इससे ज़्यादा पावर जो है वो यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट ऑन इट्स मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड पावर ही यूज़ करेगी। लिमिटेड पावर्स का भी मतलब मैं आपको बता देती हूँ। लिमिटेड पावर्स का मतलब होता है कहीं पर मान लीजिए पीएम है, तो पीएम को अगर डिसीजन लेना है या पीएम की पावर्स अलग हैं। पीएम की पावर ये है कि पीएम जो है, लाइक फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ये पावर ऐसी है नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, ठीक है। पीएम की पावर मान लीजिए ये है कि वो स्टेट का नाम बदल सकता है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम बदल सकता है, तो इतना ही पावर है। लेकिन इसमें साथ में मान लीजिए स्टेट को भी पावर दी हुई है, ठीक है, कि अगर पीएम ये चाहता है तो उसमें स्टेट का भी डिसीजन होना चाहिए। स्टेट की पावर भी इसमें मायने रखती है। तो कोई भी पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है हेल्प करता है कुछ अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कई बार कंट्री के, तो जो शायद हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ लोगों के लिए अच्छे होते होंगे या कुछ लोगों के लिए नहीं होते हैं, तो उनसे भी हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। विच आर कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल के कॉन्ट्रेरी है, प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव इन, लेकिन कंट्री उस पर बिलीव करती है। इसमें ये होता है कि मदद करता है, हमारी हेल्प करता है, जो मूलभूत सिद्धांत जो होते हैं के विपरीत है, जिन पर देश बिलीव करता है। लोग उस पर बिलीव करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ अगर ये होगा, ये होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, अगर ये होगा तो बहुत गलत होगा। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। हिस्ट्री वी हैव रीड हाउ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन गेव इन इट टू इंडियन लीडर्स। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने जो है इंडियन लीडर्स को इंडिया को सौंप दिया, ठीक है, सॉरी इंडियंस नहीं, इंडियन लीडर्स को इंडिया को सौंपने के, इंडिया को देने के बारे में सोच लिया। एंड डिमांड्स, ये एक बार ए होगा यहाँ पर, ठीक है, इंडियन लीडर्स की जो डिमांड थी वो उन्होंने मान ली एंड एग्री टू ग्रांट इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस। सिंगल आई होगा, डबल आई हो गया। और उस जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी उसको ग्रांट कर लिया, उसको एग्री कर लिया, उसको मान लिया, ठीक है, कि इंडिया को अब हमें फ्रीडम दे देनी चाहिए। 200 साल 300 साल खूब अच्छे से उन्होंने राज कर लिया, ठीक है, खूब अच्छे से लूट लिया इंडिया को, खूब बढ़िया तरीके से लूट लिया, ठीक है। तो अब वो क्योंकि 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, वो इतनी बुरी तरह पूरे देश में फैला था। नो डाउट कि वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो हार गए थे, लेकिन वो स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, और जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो थे कहीं हद तक जो थे घबरा गए थे, बहुत बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने उस वॉर को भी सप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया। तो उसके बाद फिर उनको ये बात समझ आ गई, उसके बाद भी बहुत सालों तक राज करते रहे, 1857 से 1947 तक राज किया। 1857, हाँ ठीक है, 1857 के जो फर्स्ट वॉर, द रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जो फेमस है, ठीक है, से लेकर 1947 यानी 100 साल और आगे तक उन्होंने राज किया। घबरा गए लेकिन फिर भी उन्होंने सब कंट्रोल करके जो है और राज किया उन्होंने। और उसके बाद जो है 46 के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 46 दिसंबर 46 के से पहले 45-44 के आसपास इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये डिसाइड किया कि भाई ब्रिटेन गेव इन टू इंडियंस लीडर डिमांड, उनकी लीडर्स की, इंडियन लीडर्स की डिमांड मान के एग्री टू ग्रांट इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस। एग्री हो गए कि इंडिया को उसका इंडिपेंडेंस दे देना चाहिए, ठीक है, इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हमारी, इंडिया की असेंबली बनी, जो पार्लियामेंट में, जैसे कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट में जिस तरीके से असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये आज जैसे होती हैं, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वाज सेटअप टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्ट किया, सेट अप अ ड्राफ्ट, यानी कि प्रपोजल
तैयार किया, एक प्रपोजल तैयार किया कि भाई इंडिया के लिए, अब इंडिया फ्री होना जा रहा है तो इंडिया के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना पड़ेगा, इंडिया को हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा, एक नई तरह से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फॉलो नहीं हो सकता था। ओके, अराउंड 300 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, करीब 300 मेंबर्स थे असेंबली में जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करी। ओवर 3 ईयर्स तक डिस्कशन चला द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बनाने में। नो डाउट कि 300 मेंबर्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प तो बहुत करी, और जिसमें से मेन हेड थे आपके BR अम्बेडकर, ठीक है, जिसमें से हेड थे आपके BR अम्बेडकर। लेकिन हम आज भी क्यों ब्रिटिश का कानून यूज करते हैं? वी आर स्टिल ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, स्टिल वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हम आज भी ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से नहीं बनाया गया था, ठीक है। अगर पूरी तरीके से बनाया गया होता तो 5-10 साल और उसमें लग जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें देखी गई जो सारी चीज़ें एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में फॉलो नहीं हो सकती थी, डेमोक्रेटिक इंडिया में फॉलो नहीं हो सकती थी। उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर्टिकल्स, इन सब चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से हटा दिया। उसकी जगह नए रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए, और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो आज भी लिखी हुई हैं और हम उसी को फॉलो करते हैं, ये फैक्ट है। फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सच अ डाइवर्स पीपल वॉज टफ। अब इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैंने कहा ना, इतने बड़े कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और हर एक जाति, हर एक रिलीजन, हर एक जातियां तो इतनी थी कि जिसको पूछो ही मत, ठीक है। हर एक और क्या बोलेंगे, जाति, कास्ट, क्रीड, कलर के लोग, मेल फीमेल, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग, इन सब के लिए बराबर से लॉ बनाना, इन सब के लिए एक इक्वल लॉ बनाना, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहा। सो इस जॉब को एंश्योरिंग नेशनल यूनिटी, साथ ही साथ ये भी देखना था कि नेशनल यूनिटी भी जो है वो हर्ट ना हो, नेशनल यूनिटी भी जो है हमारी कंट्री की बनी रहे, ठीक है। तो नेशनल यूनिटी बनाने के वजह से जो है इन्होंने ये शॉर्टकट तरीका अपनाया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खत्म ना हो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बनी रहे, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रहे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे, नेशनल यूनिटी भी बनी रहे। तो इसलिए इन्होंने जो उस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें इन्होंने देखी और हटाई उन चीज़ों को जो चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकती थी, जो चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं चल सकती थी, उनको जो है ब्रिटिश कानून से हटा दिया और उसको बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया? ओके, सो ये फैक्ट है, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि मैम कुछ गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इन नवंबर 1949 में द ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय BR अम्बेडकर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी पूरी जो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे आपके BR अम्बेडकर। फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने फाइनलाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नो डाउट कि ये थे आपके लॉयर, ये एक लॉयर थे, एंड ही कंप्लीटेड हिज लॉयर डिग्री फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री, आई थिंक सो लंदन से ये जो है पढ़ के आए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लंदन से इन्होंने अपनी लॉयर की जो है डिग्री ली थी, और उसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फेर बदल किए गए थे, अमेंड्स किए गए थे, जिसे हम कहते हैं अमेंडमेंट, ओके। बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, बहुत सारे चेंजेस जो है वो किए गए थे, ठीक है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950, और 26 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। इफेक्ट में मतलब 1950 से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया था, 26 जनवरी 1950। एंड एज इसी वजह से व्हाट वी सेलिब्रेट 26
जनवरी में क्योंकि ये हुआ था, तो हम क्या मनाते हैं उसको, क्या सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, क्या सेलिब्रेशन होता है उस दिन। ये सेलिब्रेशन जो भी होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि 26 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर पूरी कंट्री में, ठीक है। सो क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था, यानी कि उस दिन से हमने उसको यूज करना, या कह लो उस दिन से लागू हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द डे 26 जनवरी 1950 से। तो इस दिन को हम किस नाम से जो है जानते हैं, किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट, आते हैं अपने कुछ साइलेंट फीचर्स की तरफ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, तो वो क्या है, वो है हमारे फेडरलिज्म। फर्स्ट है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, वी हैव अ गवर्नमेंट एट 3 लेवल, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में 3 तरीके की वर्टिकल उसमें जो है हमारे पास 3 तरीके की गवर्नमेंट है। कौन सी है, फर्स्ट हमारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, सेकंड आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमारी वर्क करती है सिटीज़ में और विलेजेस में एज विलेज पंचायत, और सिटीज़ में जो वर्क करती है वो होती है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और यहाँ विलेज में होती है विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत भी हम कह सकते हैं। ये मैं आपको 6 में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, और 7th में भी है, थोड़ा सा पार्ट इसका है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज लोकल गवर्नमेंट में कितनी होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सारा मैं नहीं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप मेन समझो, फेडरलिज्म उस टाइप की गवर्नमेंट को कहते हैं जहाँ पर 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स में, 3 लेवल में डिवाइड होती है गवर्नमेंट। फर्स्ट लेवल है सेंट्रल, सबसे बड़ी सरकार पूरी कंट्री को जो चला रही है। उसके बाद स्टेट, जो सिर्फ स्टेट को देखती है। लोकल, जो सिटीज को या विलेजेस पर रूल करती है, विलेजेस को देखभाल करती है, देखती है। इसमें से जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो थर्ड टायर यानी कि जो तीसरी गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1992। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया 1992 में। इससे पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही होती थी, क्योंकि विलेज को, सिटी को देखने के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट्स को देखने के लिए भी भाई एक छोटी सी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ रही थी। अब वो जब गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी तो वहां पर लोकल गवर्नमेंट को काम पे लगाया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लगाई गई, विलेज के लिए ग्राम पंचायत, सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाया गया, और फिर इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया कब, 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है। सो 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है दिस एग्जिस्टेंट ऑफ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट इज द एग्जांपल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो 3 टायर वाला जो एग्जाम्पल आपको बताया, ये ही है आपका फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जिस कंट्री में फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है, या जिस कंट्री में फेडरलिज्म है, तो वहां पर गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी वर्टिकल वे में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल सब गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जो नेक्स्ट आती है हमारी जो साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल इट्स सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेक्स, रेस और कास्ट एक्सेट्रा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है इंडियन गारंटीड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या है आपका? ये है राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहा जाता है, ठीक है। अधिकार यहाँ लिख देती हूँ मैं, वोटिंग का अधिकार होना, ठीक है, सबको बराबर से वोटिंग का अधिकार मिलना, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल इट्स सिटीजन। सारे सिटीजन्स को हमारे अधिकार मिला, सारे सिटीजन्स को हमारे वोटिंग का राइट मिला, वेदर इट इज मैन और वुमेन, वेदर इट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसके लिए, सेक्स हो गया आपका मैन एंड वुमेन, रेस किसी भी रेस का हो, काला, गोरा, नीला, पीला कोई भी हो, कास्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, ठीक है, वो चमार हो, वो माली हो, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो शर्मा हो, वो वर्मा हो, वो फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी हो,
सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सॉरी, एक्साइटमेंट में यहाँ तक लाइन मार दी है मैंने। खैर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, वोटिंग के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वोटिंग को लेकर, ठीक है। सो वहीं जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहीं हमको वोटिंग का अधिकार उसी समय मिल गया था, 1947 में ही हमको वोटिंग का अधिकार मिल गया विदाउट मैन और वुमेन सबको। चिल्ड्रेन सिर्फ इतना रखा गया था कि 18 ईयर प्लस जो अबव है, क्योंकि 18 ईयर प्लस जो है वो आपके माने जाते हैं एडल्ट्स माने जाते हैं, उनको ये माना जाता है कि उनको इतनी समझ है कि वो वोटिंग कर सकते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपनी समझ से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, ये उनका समझ है। वो मतलब इतना इस लायक 18 प्लस जो एडल्ट हैं वो इस लायक हैं कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी समझ से चूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस रखा गया था कि 18 से प्लस जो है शायद 21 प्लस था, 21 1947 में शायद 21 प्लस वालों को जो था शायद अधिकार था, उसके बाद फिर 18 प्लस कर दिया था। खैर एनीवेज, बाकी कोई भी रेस का हो, कोई भी कास्ट का हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज तो 18 प्लस हो गई, मेल हो फीमेल हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब का सारा भेदभाव खत्म कर दिया गया। वही हमें 1947 में राइट टू वोट मिल गया था। और वहीं आप अगर देखो फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चलते चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ आपका, एक मिनट, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ 1789 में, ठीक है। और 1789 से 1946 में बहुत सारे फेर बदल यहाँ पर हुए। वुमेन्स अपने वोटिंग अधिकार के लिए लड़ने लगी और लड़ते 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 1946 में जाके फ्रांस में वोटिंग अधिकार वुमेन्स को मिला, जो हम कह सकते हैं वुमेन्स, स्पेशली वुमेन्स को मिला। और हमारी कंट्री में 1947 में ही जब सबको मिला तभी वुमेन को भी मिला। 19 मतलब सबको, ऑल, हम सबको जो है वोटिंग अधिकार मिल गया। ओके, दिस मीन्स पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर लोकसभा। तो इसका ये मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका ये मतलब है कि पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया आपको समझ में आता है तो आपको बताने की मुझे हिंदी में ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया जो है लोकसभा के मेंबर्स के लिए जो है वोटिंग कर सकते हैं। हमको ये अधिकार है कि हम लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम डायरेक्ट जो है हम वोटिंग कर सकते हैं। तो लोकसभा में जो भी मिनिस्टर्स बैठेंगे वो हम उनको मतलब जो भी चूज होके जाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएंगे, ठीक है। दे आर टू बी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। आवर गवर्नमेंट हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि लोकसभा में जो भी लोग चुन के आए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में आके बैठे हैं, वो जिन लोगों ने उन्हें चूज़ किया है, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ने चूज़ किया है, तो वो हाउस ऑफ पीपल जो नाम है लोकसभा का, तो हाउस ऑफ पीपल ही बना रहे, क्योंकि लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि वो लोगों के लिए जहाँ जहाँ जिस एरिए से वो जीते हैं या खड़े हुए हैं उस एरिए में वो लोगों के लिए काम करें। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी गवर्नमेंट की, जो कि ये साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। वोट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ इंडिया, और जो ये लोग वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है, ठीक है। आगे साइलेंट फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आगे साइलेंट फीचर्स हैं वो क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स का सेपरेशन जो है वो किस तरह से किया गया है? पार्ट्स अलग अलग ऑर्गन में गवर्नमेंट को अलग अलग डिवाइड करी गई है, ठीक है। नाउ देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स है हमारी गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ईच ऑर्गन एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स। तो हमारी, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन एंड thus दिस ensure द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन एंड thus दिस ensure द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द 3। इन तीनों के बीच में पावर का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये 3 पार्ट्स में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उसमें लेजिस्लेटिव का काम है लॉज बनाना। ये वैसे मैं आपको 6th और 7th में दोनों में बता चुकी हूँ ये, तो आई डोंट थिंक सो इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, यानी कि लागू करवाना। देश में इम्प्लीमेंटिंग का काम है लागू करवाना, ठीक है। देश में जो है कानून लागू करवाना, जो कानून जो है लेजिस्लेटिव ने जो लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना।
लागू करवाना देश में। जुडिशरी का काम है कि अगर कोई भी लॉ को वायलेट करता है तो उसके बदले उसको पनिश करना, ठीक है। वायलेट करना, वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉ भी हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अगर कोई भी लॉ को वायलेट करता है यानी कि कोई भी लॉ को ब्रेक करता है, अगर कोई लॉ ब्रेक करता है, कोई लॉ अगर तोड़ता है, तो जुडिशरी का काम है उसको प्रॉपर पनिश करना, पनिशमेंट देना और उसको कानून सिखाना। ये भी सिखाना साथ साथ में कि कानून से ही चलना पड़ेगा, लॉ ब्रेक नहीं कर सकते आप, इसके लिए सज़ा है आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 तरह के, ये हमें हॉरिजॉन्टल वे हम इसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ईच ऑर्गन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, हर ऑर्गन की मैंने आपको बता दिया अलग अलग पार्ट्स होती हैं। जुडिशरी की अलग है, लेजिस्लेटिव की है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव की है इम्प्लीमेंट करना, लागू करवाना, ठीक है। बट अब इसके बाद क्या है, ये सभी ऑर्गन्स, तीनों ऑर्गन एक दूसरे के पार्ट्स को और काम को चेक भी करते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन एंड दस दिस एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करेगा कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है वो जो मैंने लॉज बनाए हैं उस वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं देश में या नहीं इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जुडिशरी इन दोनों के काम को चेक करेगा, लेजिस्लेटिव के भी और एग्जीक्यूटिव के भी। वहीं लेजिस्लेटिव भी जुडिशरी के काम को भी चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी के काम को चेक कर सकता है। इस तरीके से क्या होता है, ऐसे करने से पावर्स में बैलेंस बना रहता है। सब एक दूसरे की पावर को अगर चेक ऑन रखेंगे तो कोई किसी से भी कोई गलती नहीं होगी, साथ ही साथ गलती करने से वो लोग डरेंगे भी कि भाई हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव मेरी जो काम है, मेरे काम को आने वाले 1 साल या 6 महीने में अभी आके सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। सो ये क्रिएट करता है बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3 ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स के बीच में, ऑल द 3 ऑर्गन्स के बीच में पावर का बैलेंस जो है वो बना रहेगा। समझ आ गया, हमेशा बना रहेगा, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट साइलेंट फीचर की तरफ एंड दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, नाउ इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो किसी भी तरीके के रिलीजन को, पर्टिकुलर किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि किसी एक रिलीजन को हमारी कंट्री सपोर्ट कर रही हो, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हो कि सपोर्ट कर रही है। सो ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में सारे ही रिलीजन और सारी कास्ट जो है सब के लिए इक्वालिटी है। लेकिन ये भी बात है, यहाँ पर ये भी चीज़ आ जाती है कि इक्वालिटी होना कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर ज़रूर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इक्वालिटी रखना है सबके साथ, ठीक है, लिबर्टी देनी है सबको, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी है, लिबर्टी है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये तीनों चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बट क्या है कि स्टिल लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तो मिली हुई है, लेकिन इक्वालिटी, सारे लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है अभी भी, आज भी ऐसा है। आज भी हमारी कंट्री में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग विलेजेस में, नॉट इन द विलेजेस, इवन इन द सिटीज़ में भी आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तो बात छोड़िए, यहाँ पर रिलीजन को लेके भी डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है। सेक्युलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ना, इसके ऊपर कभी कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा आती है। इवन कास्ट को तो आप चलिए छोड़ ही दीजिए, लेकिन कास्ट के अलावा यहाँ रिलीजन को लेके भी बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत लोग हैं जो रिलीजन को लेके भी आज भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। इवन मैं तो जीता जाता, मतलब मेरे सामने एग्जाम्पल रहा है, ठीक है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ठीक है, कि रिलीजन को लेके, रिलीजन में स्पेशली क्रिश्चियंस को लेकर जो है, क्योंकि आई एम क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियंस को लेके मैंने बहुत जगह देखा है किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। सो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिश्चियन से बड़ी प्रॉब्लम है। ईसाइयों का खाएंगे, ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ आज भी हिंदू पीपल हिंदुस्तान के आज भी ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ खा रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। आज भी का कहने का मतलब क्या है, गेहूं दाल चावल ये तो नॉर्मली सभी देशों में है, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ कुकीज, पेस्ट्रीज, केक,
केक सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू लोग आजकल अपनी अपनी मैरिजेस में केक सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं। एंड क्या इन हिंदूज को पता नहीं है कि केक सेरेमनी क्रिश्चियंस में कितना इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है? क्यों सेरेमनी मना रहे हो आप? क्यों केक काट रहे हो? केक काटने का ट्रेडिशन इंडिया में तो कभी रहा ही नहीं है, केक काटने का ट्रेडिशन। सो व्हाई यू स्टार्ट दिस ट्रेडिशन ऑफ क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस का ट्रेडिशन कैसे फॉलो करने लग गए भाई? हिंदू भी, मुस्लिम्स भी शादियों में, मतलब अभी तक तो बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी में ही केक काटा जा रहा था। अब जो है शादियों के रिसेप्शन पे हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो केक कटिंग कर रहे हैं। वाओ! एंड क्रिश्चियंस ही आपको बड़े बुरे लगते हैं, ठीक है। सो ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं। डिस्क्रिमिनेशन आज भी है इंडिया में। सिर्फ ये एक कहने की बात है कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडित बहुत ज्यादा लोग समझते हैं। चाहे भले ही उनके पूर्वज जो है ना वो नालियां साफ करते हुए होते होंगे, चाहे गटर साफ करते होंगे, पॉटी साफ करते होंगे, लेकिन अपने आप को बताएंगे कि हम बहुत बड़े हिंदू पंडित हैं। मैं तो मुंह पे ओपनली बोलती हूँ, किसी को भी अगर आके जो है कन्वर्सेशन अगर करना है तो मुझसे कन्वर्सेशन कर सकता है। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ब्राह्मण पंडित बनते हैं, पहले अपना पूर्वज देखो, अपने पीछे के एंसेस्टर्स देखो कि वो क्या करते थे, ठीक है। चाहे वो भले कोई भी कुछ भी काम करते हो, पॉटी साफ करते हो, गटर साफ करते हो, लेकिन अपने आप को दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े ब्राह्मण पंडित हैं। ब्रिटिशर्स के पैंट शर्ट्स पहन रहे हो आप, ब्रिटिशर्स के दी हुई ये डाइनिंग टेबल आज सभी के घर में है। डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप क्यों खाना खाते हो भाई? किसने कहा आपको डाइनिंग टेबल में बैठ के खाने? ये है सेकुलरिज्म, ठीक है। जिसका खा रहे हो, जिसका पहन रहे हो, ब्रिटिशर्स की पैंट शर्ट, छोटे छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट्स। और पैसे वालों को तो छोड़ो ही छोड़ो, पैसे वाले तो विदाउट कपड़े भी घूम रहे हैं, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल से भी और लोअर फैमिली, जो काम वाली जो मेड आती है ना, उनकी लड़कियां जीन्स पहन पहन के काम करने के लिए जाती हैं। थिंक अबाउट दैट कि मेड की लड़कियां जीन्स पहन पहन के काम करने जा रही हैं, वो छोड़ दो उसे। और मिडिल क्लास की जो मिडिल क्लास हैं, जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं, वो इतना सा छोटा सा कच्चा पहन के यहाँ हमारी कॉलोनी में छोटा सा चड्डी पहन के, कच्चा पहन के घूमती हैं। ये हाल है, ठीक है। तो ये है हमारे इंडिया का सेकुलरिज्म। और जो जहां से ये छोटी छोटी चड्डियां पहनने का जो ये ट्रेडिशन आया है ना, आधे कपड़े, छोटे छोटे मिनी स्कर्ट्स और आधे आधे कपड़े पहनने का ट्रेडिशन तो आया वेस्टर्न से ही है ना, वेस्टर्न कल्चर ही है ना, ये सारा कुछ वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर में कब से, आज से हजारों साल पहले जो है छोटी छोटी चड्डियां, कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे। इंडियन कल्चर में तो कभी ऐसा नहीं है। जो यहाँ के राजा महारानियां जो थी, उनको तो मैंने पुरानी हिस्ट्री इतनी खंगाली है, इतनी स्टडी किया है मैंने हिस्ट्री का, ठीक है। वहाँ पे तो मैंने हमेशा उनको, राजा महारानियों को, हमेशा राजस्थान में आप चले जाओ, आज भी वहाँ की जो रानियां हैं वो साड़ियाँ पहनती हैं, लहंगा चोली पहन के। वहाँ के राजस्थान की रानियां जो आज रॉयल फैमिली राजस्थान में, क्या उत्तराखंड में भी रॉयल फैमिली रहती हैं, राजस्थान में रहती हैं, गुजरात में रहती हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो लोग आज भी लहंगा चोली या साड़ी, उनका वहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ट्रेडिशनल जो कल्चर है, वो आज भी वही पहनते हैं। तो ये जो हमारे शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको क्रिश्चियन से बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्रिश्चियंस का ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाला ये जो कल्चर है, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका का कल्चर है, यूरोप के लोग पहनते हैं। ये क्यों पहनते हो भाई? वाई यू हैव टू वियर ऑल दीज थिंग्स? आप अपना लहंगा चोली अपनी लड़कियों को सिखाओ, लहंगा चोली पहनना, अपनी लड़कियों को सिखाओ साड़ी पहनना। साड़ी पहनती नहीं है, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो है तो सारा वेस्टर्न कल्चर। तो ईसाई आपको बड़े बुरे लगते हैं। साथ ही साथ ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाते हो आप बच्चों को। आज हिंदुस्तान में अगर क्रिश्चियन स्कूल्स की नंबरिंग करी जाए, काउंट किया जाए, तो हिंदू स्कूल से ज़्यादा क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, ठीक है। हिंदू स्कूल तो आपको मिलेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं, और ऑल ओवर इंडिया सारे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। वाई यू सेंड योर चिल्ड्रन टू द क्रिश्चियन स्कूल्स? ठीक है, ईसाइयों जैसा खाना है, ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाना है, ईसाई टीचर चाहिए अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्रिश्चियन टीचर भी चाहिए। टीचर को एहसास दिलाना होता है कि तुम क्रिश्चियन हो, हजारों की भीड़ में तुम एक क्रिश्चियन हो, तो तुम हमारी जैसी नहीं हो, तुम अंग्रेजों के उसकी हो। मैं तो हुई अंग्रेजों के उसके, मेरे पूर्वज सब अंग्रेज थे, मेरे सारे जो एंसेस्टर्स हैं, परदादा परदादा, वो सारे ब्रिटिशर्स थे। मैं तो हुई ब्रिटिशर्स की फैमिली की। मुझे क्यों आप इस बात का एहसास दिला रहे हो कि मैं ब्रिटिश फैमिली की हूँ? मैं हूँ क्रिश्चियन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और प्राउड इसलिए है, बहुत सारी चीजों के लिए प्राउड है, क्योंकि आज जो आप खा रहे हो वो सारा कुछ ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ खा रहे हो, ठीक है। तो ये है सेकुलरिज्म हमारी कंट्री का। तो सेकुलरिज्म जो है ना, सिर्फ नाम के लिए सेकुलरिज्म है। इंडिया में सेकुलरिज्म जैसी कोई चीज दिखती नहीं है। नाउ एट द सेम टाइम इट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। इसी के साथ, इसी से मीन टाइम में रिलीजन को भी मेंटेन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट इंटर कम्युनिटी एंड इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा
कम्युनिटी डोमिनेशंस, ठीक है। कोई भी अगर कम्युनिटी जो है किसी एक कम्युनिटी को अगर डोमिनेट करती है, उसको दबाती है, सब दबाती हैं, क्रिश्चियंस को सब दबाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो छोटी कम्युनिटी होती है, मुस्लिम्स और हिंदू, ये सब क्रिश्चियंस को दबाते हैं। आज भी मैं ओपनली बोलूंगी, आज भी इंडिया में क्रिश्चियंस को दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। और हम क्रिश्चियंस बेचारे जो है, मणिपुर में क्या हुआ, आई थिंक सो आप लोगों को न्यूज में पता हुआ है, वहां पे क्रिश्चियंस को, हिंदुओं ने बहुत सारे क्रिश्चियंस को इतनी बुरी तरह मारा है। क्या वो आपको बोल रहे थे कि आप क्रिश्चियंस बन जाओ, और मान लिया बोल रहे थे, या आपके पास खुद के पास इतना दिमाग नहीं है, आप आए हो, मान लिया वो बोल रहे थे, इसलिए आपने उनको मारा, उनको जलाया, उनके घर तक जला दिए, क्रिश्चियंस के घर जला दिए। अरे भाई, हमें तो कोई बोले हिंदू बन जाए, हम तो नहीं बन सकते। हमें कोई बोले कि हाँ आप हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, हम तो नहीं बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस हिंदू का या उस मुस्लिम का हम घर दबा दें। वी आर द बेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। वी क्रिश्चियंस, मैं आज ओपनली बोलूंगी, वी क्रिश्चियंस आर द मोस्ट, कह सकते हैं मोस्ट मतलब क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। हम जितना पीसफुल तरीके से इंडिया में रहते हैं, कोई कम्युनिटी इतना पीसफुल तरीके से नहीं रहती है। मुस्लिम्स वो तलवार लेके लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, सिख वो तलवार लेके, सरदार तलवार लेके जो है खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। सो यस, वी आर द पीसफुल कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। हम जो है पूरे इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो हम हैं ही पीसफुल कम्युनिटी। वी आर द बेस्ट पीसफुल कम्युनिटी इन ऑल ओवर इंडिया, साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन स्टेट्स वर्क इन अ वेरियस वे। इंडियन स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग वे में काम करते हैं। प्रिवेंट इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अगर कोई डोमिनेशन जो होता है तो उसको, डोमिनेशन को दूर किया जाता है, दूर करने की कोशिश किया जाती है, ये ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो डोमिनेशन जो है वो दिखाई नहीं देता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल फीचर्स आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। नाउ देयर आर बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ ऑल सिटीजन। बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो सारे सिटीजन्स को मिले हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, दीज आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा ये जो हमारे राइट्स हैं एनफोर्सेबल हैं, हमको ये राइट्स मिले हुए हैं, पूरा राइट है हमारा इस पे, इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, क्योंकि इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, कुछ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगर हमें दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट का हम मिसयूज करें। तो इसलिए मिसयूज ना हो, तो इसके लिए हमारी राइट्स को लेकर कुछ लिमिटेशंस भी गवर्नमेंट ने जो है वो बना दी है, ठीक है। मिसयूज ना हो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए हैं, मिसयूज अगर हर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर अपने राइट्स का मिसयूज करने लगेगा तो कंट्री को चलाना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए ये सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, कि यहाँ तक हम उन फंडामेंटल राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने फंडामेंटल राइट का मिसयूज़ नहीं कर सकते, इसको लिमिट के पार नहीं जा सकते। नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं दिए गए हैं, जो कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन, राइट्स आर गारंटीड राइट्स हमें दिए हुए हैं, फॉलोड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी शायद एक 7th फंडामेंटल राइट और ऐड हो गया, आई थिंक सो RTI जो है, ठीक है, RTI वाला, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल और ऐड हो गया RTI, ठीक है। RTI हम जो है दाखिल कर सकते हैं, ये एक नया फंडामेंटल राइट और ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, कम टू द नेक्स्ट चलते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अभी और हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कुछ, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखी हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946, यानी कि ये अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि इस एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे, यानी कि चेंजेस हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हम ज़्यादातर ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिशर्स के कानून फॉलो कर रहे हैं, और उन्हीं का वो कानूनों को क्या किया, जो कानून बनाए, जो लॉ थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश का, उसमें सब में अमेंडमेंट किए गए, सब में चेंजेस किए गए। हमारे 300 ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने और भीमराव अंबेडकर ने सब कुछ को चेंज किया, और स्पेशली वो चीज़ें स्पेशली चेंज करी गई जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में फॉलो नहीं हो सकती थी, ठीक है। वैसे वो फॉलो किया जा सकता था,
लेकिन डेमोक्रेटिक मतलब वैसे मतलब ब्रिटिश इंडिया में फॉलो हो सकता था, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में फॉलो नहीं हो सकता था। तो वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हटाकर उसकी जगह दूसरी जब हम लेकर आते हैं उसे कहते हैं अमेंड करना। अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना। तो ये वही चेंजेस किए गए हैं, ये वही अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? ये 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था कि हम लोगों को यानी कि सिटीजन्स को जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रोवाइड कराई गई थी हम लोगों को, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब लाइन से जो हमारे लॉज लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसी 16 यही नंबरिंग की दौड़ में 42nd अमेंडमेंट एक्ट है हमारा, जो कब बना गया, कब इसमें चेंजेस लाए गए? 1946 में हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमें दी गई। ड्यूटीज क्या है? अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं अपने देश के प्रति, अपने कंट्री के लोगों के प्रति, हमारे कंट्री में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कि जो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं उसको हम फॉलो करें। तो ये हमारी ड्यूटीज़ है, ठीक है। नाउ ओरिजिनली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, वैसे ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एंड द 11th ड्यूटी वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। और 11th और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमें दी गई, हम सिटीजन्स पर एक और मतलब ड्यूटी हमें इस लायक समझा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हमें 10 ड्यूटीज़ के साथ मतलब हमारे ऊपर एक ये जिम्मेदारी, वर्ड मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था, 10 जिम्मेदारियां हम पे सौंपी हैं कि वो जिम्मेदारियों को हम अच्छे से निभाएंगे। और उसके साथ साथ 11th ड्यूटी और है, 11th जिम्मेदारी हमारी और है, और वो 11th जिम्मेदारी जो है वो है हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट। और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट कब बना? हमारा 2002 में हमारा ये अमेंडमेंट एक्ट बना, जिसमें 11th ड्यूटी 11th जिम्मेदारी शामिल है। दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, लेकिन ये ड्यूटीज़ जो है ना ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कोर्ट के द्वारा ये एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल मतलब ज़बरदस्ती फोर्स की हुई नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फोर्स किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, यानी कि आप वो राइट पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, आप वो राइट आपका हक है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है कि इसमें जो चाहता है निभाना फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो कर सकता है, ड्यूटीज़ निभा सकता है। जो नई जिम्मेदारी लेना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर क्या कहते हैं 80% अगर ड्यूटी नहीं लेना चाहते हैं 80% पॉपुलेशन, तो डजेंट मैटर, कम से कम जो है अभी 20% पॉपुलेशन है या 30% पॉपुलेशन है वो ड्यूटी निभा रही है, तो इट्स ओके, ठीक है। बट इट इज़ आवर पाइस ड्यूटी टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। लेकिन हमारी ये एक्चुअली में हमारी ये एक पवित्र ड्यूटी बनती है कि पाइस ड्यूटी हमारी एक बहुत पवित्र काम है ये, जो कि हम अपने नेशन के प्रति सारी ड्यूटीज़ अपनी निभाएं, बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि जो हमारे राइट्स हैं और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एक दूसरे के पूरक होना, ठीक है, क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज़ जो है एक दूसरे के पूरक, यानी कि ड्यूटीज़ के बिना राइट्स अधूरे हैं, राइट्स के बिना ड्यूटीज़ अधूरी हैं। ड्यूटी और राइट्स एक तरह से कह लीजिए एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन बाय रिटर्न ये चीज़ें अलग अलग हैं। बाय रिटर्न ये चीज़ें अलग अलग, अगर आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो मतलब कि आप अपना राइट भी, आपको अपने राइट भी मिल रहे हैं। अगर आप अपने राइट को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी भी वो पूरी हो रही है। यहाँ पर ये मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अलग कैसे है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग ऐसे है, इट हैज़ अ सेवरल स्पेशल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। फीचर्स आपने अभी देख ही लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल अलग फीचर्स हैं जो कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड में नहीं है। इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है एक मरा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक बार जो है वो बन गया फिक्स्ड हो गया, अब उसमें किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है एक बार बन गया उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हमारा लिविंग है, ज़रूरत को देखते हुए, ठीक है, ज़रूरत या कह लो नीड्स को देखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जो है बीच बीच में होते रहते हैं।
इट इज एन ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ लिखा है उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका मीनिंग, उसका मतलब लोगों को समझाया जा सकता है। इट इवॉल्व्स एवरीडे, मतलब ये हमारी एवरीडे लाइफ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। इट इज द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेंथीएस्ट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था वो तो बनाया था, और बाकी जो बच गया था उसमें जो ब्रिटिशर्स के कानून जो नहीं चल सकते थे उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे जनजाति के लोग, रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हमें सभी के लिए इक्वली हर चीज़ को डिवाइड करना था। इसलिए हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनते दुनिया का सबसे लेंदी डॉक्यूमेंट या लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया। इट कैन अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा है कि अपने आप में अडेप्टेबल है, अडेप्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ टाइम। अगर टाइम ऐसा है कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस होने ज़रूरी हैं टाइम के साथ साथ, तो उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर उसके हिसाब से अडेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन साइंड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए कितनी मोटी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, बाप रे बाप। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही ये इतनी मोटी रही होगी ये बुक, और फिर इसको दोबारा से जब बनाया गया, प्रिंट किया गया, तो ये प्रिंटेड बुक जो है ये यहाँ पे आई है, उसमें ये जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए पेन से जो है यहाँ पर साइन कर रहे हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया बीइंग साइंड बाय द आर्किटेक्ट, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का योगदान था कॉन्स्टिट्यूशन में, कब कितना था कितना नहीं था इतना तो, और हिस्ट्री में कुछ खास ऐसा लिखा नहीं है कि इन्होंने कितना योगदान दिया, ये क्या योगदान देंगे, ठीक है। मैं सी आई एम वेरी मच फ्रैंक कि जो भी इंडियन लीडर्स रहे हमारे स्टार्ट से, उन्होंने सब ने अपना फ़ायदा देखा, इन्होंने कोई खास योगदान नहीं दिया था। इन्होंने सिर्फ बैठ के एक ड्राफ्टिंग कमेटी की टीम बनाई 300 मेंबर्स की, भीमराव अम्बेडकर इज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एज अ बीइंग अ चेयरमैन, ठीक है। बस इन्होंने बोल दिया, ऑर्डर कर दिया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ बैठ के अपना, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो वही ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के जो जो चेंजेस करने थे वो उसमें पूरे में चेंजेस पूरे में बैठ के किए, पूरे में चेंजेस करने में ही 2 साल 11 महीने लग गए, बनाने बैठते तो पता नहीं कितने साल तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग जाते। खैर साइन इनके ही होने थे, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसलिए इनके साइन होना कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी थे। तो यहाँ पे ये साइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। So the Indian Constitution outlines certain director principle of state policy which the government has to keep in mind while formulating any law or policy. तो यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्टर्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ फॉर्मुलेट करती है, गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी लॉ बनाती है, तो उसको ये डायरेक्टर प्रिंसिपल जो है अपने माइंड में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख कर तब वो कोई भी लॉ या पॉलिसी बनानी पड़ती है। एंड इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जो है कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रही है। सो इसलिए गवर्नमेंट को ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है लॉ बनाते वक्त या कोई पॉलिसी बनाते वक्त, कि किसी भी ग्रुप के साथ, चाहे वो रिलीजन के बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो या जेंडर बेस्ड हो, उसके साथ किसी भी तरीके का इनजस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ दीज प्रिंसिपल सी टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए होता है इन इंडिया, विच इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन। और इसके तहत सिटीजन्स ऑफ जो कंट्री है, सिटीजन्स ऑफ कंट्री को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाए, यानी कि सोशल यानी कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का इनजस्ट यानी कि अन्याय जिसे कहते हैं, अन्याय, किसी भी तरीके का अन्याय ना हो। इकोनॉमिकली यानी कि इकोनॉमिकली यहाँ पर हो गया इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियली, पैसे से रिलेटेड किसी भी तरीके का इनजस्ट ना हो, यानी कि जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, किसी का पैसा ले लिया, किसी को ज़मीन बेच दी, किसी को घर बेच दिया, उससे पैसा ले लिया, ये इस तरीके के जो फ्रॉड्स होते हैं वो भी ना हो, उनके साथ इस तरीके के फ्रॉड्स ना हो। ये भी गवर्नमेंट को जो है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए वो ये ध्यान में रख कर कोई भी लॉ या पॉलिसी बनाती है कि सोशल या इकोनॉमिक इनजस्ट जो है वो ना हो, किसी भी रीजन से ये ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनलाइक फंडामेंटल राइट, द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम पे एनफोर्स किए गए हैं, वो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें फॉलो करने ही करने हैं फंडामेंटल राइट्स। उसी तरीके से क्या है
कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हम पे एनफोर्स्ड नहीं किया गया है, ठीक है, हम पे ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के तहत, यानी कोर्ट के जो लॉ हैं कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हम पे ज़बरदस्ती डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू नहीं किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये है किसी को भी सोशल या इकोनॉमिक किसी के साथ इनजस्ट ना हो। गवर्नमेंट कोई भी लॉ या पॉलिसी बनाती है तो उस लॉ और पॉलिसी को बनाते वक्त जो है लोगों के साथ भी कोई इनजस्ट ना हो, बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखे। ये है कोर्ट ऑफ लॉ, ये एनफोर्स नहीं है हम पर कि हमें ज़बरदस्ती इसको फॉलो करना है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को फॉलो करना है इसे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है तो ये इसलिए यहाँ पर लिख कर बन के आ गया। ये रूल ऑफ लॉ क्या है आपका? रूल ऑफ लॉ है, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया है इंडिया में जिसके तहत ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, मतलब ऑल दिस मीन्स ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडियन सिटीजन, ठीक है, यानी कि लॉ के सामने एवरीबडी, हर कोई जो है वो इक्वल है, एवरीबडी इक्वल, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो जेंडर उसका कोई भी हो, ठीक है, रेस किसी भी रेस का हो, काला गोरा नीला पीला कोई भी हो, लॉ के सामने जो है हर कोई इक्वल है, ठीक है। ऑल लॉ, हर को सारे लॉ जो है इक्वली सब पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई पुअर हो, ठीक है। अगर किसी पुअर ने मर्डर किया है उसकी भी सज़ा उसको मिलेगी, अगर किसी मिनिस्टर ने मर्डर किया है तो लॉ तो इक्वली अप्लाई होगा, लेकिन किसी मिनिस्टर ने अगर मर्डर किया है तो उसकी हार्डली उसको जो है सज़ा मिलेगी। मर्डर किया है यही नहीं पकड़ मिलेगा तो सज़ा तो मिलना बहुत दूर की बात है। यहाँ इस रूल ऑफ लॉ में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ जैसी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी ज़रूर है, लेकिन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई नहीं होती हैं। कई बार कोर्ट भी जो है वो खुद बहुत सारी चीज़ों को जो है अनदेखा करता है। वहीं गरीब होगा, मिडिल क्लास फैमिली वाला होगा, उसे जो है चढ़ा दिया जाएगा फांसी पे, लेकिन वहीं अगर कोई मिनिस्टर जो है कोई मर्डर कर दे या कुछ कर दे तो उस पर पहले तो लंबे अंतराल, लंबे लॉन्ग पीरियड तक तो केस चलता रहेगा और उसके बाद लास्ट में बहुत ही मुश्किल से जो है केस अगर प्रूफ हुआ तो ठीक है, नहीं तो अनलाइक केस ज़्यादा प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। और मिनिस्टर जैसे लोग जो हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ें जो है वो अप्लाई नहीं होती हैं और वहाँ आ जाता है एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। खैर, एनी वायलेशन ऑफ लॉ इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई भी वायलेट करेगा लॉ को, यानी कि लॉ के अगेंस्ट अगर जाएगा, अगेंस्ट यही होता है, लॉ के अगेंस्ट कौन जाएगा? लॉ के अगेंस्ट यही है, किसी ने मर्डर किया है या कुछ किया है तो वो लॉ के अगेंस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, समझ आ रही है, पनिशेबल ऑफेंस होगा। लेकिन वहाँ पर भी देखा जाएगा कि भैया वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर कोई उसकी हाई में कोई बहुत बड़ी जान पहचान है, कुछ है, तो वो सारी पनिशमेंट वगैरह से छूट जाता है, जैसे कि आपने 2021 में जो है सुशांत के केस में आपने देखा ही होगा कि क्या हुआ है, ठीक है। आप सबको पता है लगभग, इतनी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। नाउ सेकेंड ये हो गया। थर्ड आपका आता है रूल ऑफ लॉ। ना जुडिशरी हैज़ द पावर to change or abolish law if it find they go against the principle of the constitution। कोई भी जो लॉ है वो चेंज कर सकते हैं या उसे ख़त्म कर सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं बाय जुडिशरी। जुडिशरी के थ्रू, जुडिशरी की इतनी पावर है, जुडिशरी क्या, कोर्ट, और कोर्ट जो है, ठीक है, कोर्ट की इतनी पावर होती है कि कोई भी लॉ को वो ख़त्म कर सकती है, एबॉलिश यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है, चेंज कर सकती है कोई भी लॉ को। अगर वो ये देखते हैं, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये प्रिंसिपल जो है ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, ठीक है, सिटीजन्स के कंट्री के खिलाफ जा रहा है, अगर कोई भी चीज़ कंट्री के खिलाफ जा रही है तो उसको चेंज किया जा सकता है। अगर वो कंट्री के खिलाफ कोई चीज़ जा रही है तो कोर्ट जो है उन लॉज को जो है वो चेंज कर सकती है, कोर्ट जो है उन लॉ को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। ये है आपका जुडिशरी की पावर, यहाँ पर आपने दिखा दी है। नेक्स्ट, पीपल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो अप्रोच द कोर्ट इफ़ एनी लॉ इज़ अनफेयर। पीपल ऑफ इंडिया भी जो है कोई किसी भी लॉ के अगेंस्ट जो है अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं किसी लॉ के खिलाफ। लोगों को इतनी ताकत दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर कोई लॉ लोगों को लगता है गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट जो है, लोग जो हैं
वो कोर्ट में उस लॉ के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं अगर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लगता है ये लॉ उनके लिए, उनकी आने वाली जनरेशन के लिए अनफेयर लॉ हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर अनफेयर, अगर होता है तो। दे पुट प्रेशर ऑन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बताया था ना मैंने, लेजिस्लेचर क्या बनाता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर आपकी। ठीक, लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी। सो लेजिस्लेचर के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है, चेंज और एबॉलिश लॉज बाय पब्लिक मीटिंग, गिविंग इंटरव्यूज, राइटिंग टू न्यूज़पेपर एक्सेट्रा टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर लॉ। यानी कि जो हमारे पीपल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया जो है वो लेजिस्लेचर पर कह लो, लेजिस्लेचर कह लो या कोर्ट कह लो, कोर्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बना रही है तो गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वही लॉ बनाती है। ठीक है, तो पीपल्स के पास इतनी ताकत है कि लो पीपल ऑफ इंडिया जो है वो लेजिस्लेचर पर प्रेशर क्रिएट करके लॉ को चेंज करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं, एबॉलिश करवा सकते हैं। लॉज बाय पब्लिक मीटिंग्स करके आपस में बैठ के मीटिंग्स कर सकते हैं, नेताओं के साथ मीटिंग मिलके बैठ के अपॉइंटमेंट लेके करी जा सकती है। इंटरव्यूज़, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है आज के टाइम पे। अगर किसी भी हिंदुस्तान के सिटीज़न को, पीपल को, अगर किसी को भी अपनी बात गवर्नमेंट के सामने अगर अपनी बात रखनी है तो वो ज़्यादातर किसका फटाक से यूज़ करता है, मीडिया का यूज़ करता है। ठीक है, मीडिया के थ्रू वो गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचाएगा। ठीक है, दैट इज़ वाई गिविंग इंटरव्यूज़, राइटिंग टू द न्यूज़पेपर में भी लिखना काफ़ी स्ट्रॉन्ग आजकल हो गया है। हाईलाइट द प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर लॉ, और उस लॉ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं, इन प्रॉब्लम्स को राइटिंग के थ्रू, यहाँ पे जैसे लिखा है ना, राइटिंग के थ्रू, इन रिटर्न भी बता सकता है। मीडिया के थ्रू भी जो है गवर्नमेंट को उन लॉ से क्या प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकती है, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी जनरेशन के लिए, जो गवर्नमेंट ने नया लॉ बनाया है उनकी जनरेशन के लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है, रिटर्न में लिख के बता सकता है। पब्लिक मीटिंग्स कर सकता है, साथ ही साथ इंटरव्यूज़ दे सकता है, मीडिया को बुलवा के अपनी कॉन्फ्रेंस रखवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी के लिए यहाँ पर आपको बताई गई हैं। बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया है, थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं ये, क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चनेयर। सो हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में फर्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? स्टार्टिंग ऑफ द इसमें स्लाइड में है, वाई डू अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कंट्री को क्यों है? डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जस्टिफाई, ये भी हमने जस्टिफाई कर दिया है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं? क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, जो करंट सिचुएशन चल रही है उन करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो है सारे अमेंडमेंट्स, चेंजेस किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज हैं उनमें, ये इसका आंसर होगा। हाउ कैन यू से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ यूनिक डॉक्यूमेंट? आप कैसे कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक यूनिक डॉक्यूमेंट है। ये जो क्वेश्चन यार मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चा। ओके, तो समझ आ रहा है आपको? तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन 2 मार्क्स में आएगा। डिस्कस द साइलेंट फीचर, ये 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। मे भी आपसे पूछें 3 साइलेंट फीचर, में भी आपसे पूछें कि ऑल जो साइलेंट फीचर्स हैं वो भी पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये 5 मार्क्स में आ सकता है, 4 में भी दे सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ यूनिक एक्सप्लेन, ये भी 5 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन के मार्क्स टीचर एडजस्ट करती है उस हिसाब से आप 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमने आपको समझाया है, जो स्लाइड्स में हमने दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा 1-2 लाइन आप कम कर देंगे तो ये वो 4 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो इसलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल श्योरली, और सब्सक्राइब इसलिए भी करिएगा ताकि आपके जो इसमें हम जो भी हम
नए चैप्टर्स डालें तो वो चैप्टर्स जो हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और अब आपको नेक्स्ट कौन सा किस चैप्टर पे फुल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। सो इसलिए जो है थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इसमें दिया हुआ बहुत अच्छे से जो भी इसमें हमने क्वेश्चन दिया है या जो हमने पीडीएफ दी है उसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसी से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आंसर्स में आपके हैं वो इसमें सारी चीज़ें हमने इंक्लूड करी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बराबर सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो टिल देन बाय बाय। हमें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय ऑल ऑफ यू।